हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन 5 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 6th पार्ट है। इसमें क्या क्या बचा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द अल्काइल ग्रुप ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मार्कोनी-कॉप्स रूल, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, और एडिशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। हाँ बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन क्या है। एल्काइल ग्रुप जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको रिप्लेस करेगा। मीन्स एलाइल कार्बन है उस पे सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? CH3 CH2, ये हो गया प्रोपीन। इसको जब हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे, लिमिटेड क्वांटिटी at high temperature means 500 degree Celsius to 600 means 773 K to 873 K अगर ट्रीट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा और ये बन जाएगा 1 2 3 क्लोरो। ये होगा 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। 1 प्रोपीन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। 1 प्रोपीन नहीं लिखेंगे तो भी सही है। अच्छा, अगर 1 ब्यूटीन, क्या है, 1 ब्यूटीन की अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा? लिमिटेड क्वांटिटी सेम कंडीशन है। तो एलाइल कार्बन ये है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या हो गया? 1 2 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन। अगर यही रिएक्शन एक्सेस क्लोरीन, the presence of carbon tetrachloride at low temperature कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अगर कराएंगे तो एडिशन रिएक्शन होगा। ये हो गया 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अगर ब्यूटीन की कराया तो एक्सेस क्लोरीन। लो टेम्परेचर पे कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में तो एडिशन रिएक्शन होगा। क्या बनेगा? 1 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ये है 1 ब्यूटीन
ये बनेगा 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। ये एडिशन रिएक्शन होगा। इसका मैकेनिज्म क्या होगा? तो मैकेनिज्म क्या है? जो क्लोरीन है तो इसके हाई टेम्परेचर पे या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पे भी, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होमोलाइटिक फिशन होता है। पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो क्या करेगा? बॉन्ड को पोलराइज कर देगा। तो अगर इसको हीट करेंगे तो होमोलाइटिक फिशन होगा, होमोलाइटिक फिशन होगा और बनेगा क्या? क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब एक क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा प्रोपीन से, CH2 प्रोपीन। तो ये बनाएगा क्या बनाएगा? ये इसके प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन की होमोलाइटिक फिशन होगी। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, दूसरा इधर गया, तो ये इससे अटैच होगा इस कार्बन से, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल है। तो ये क्या हो गया? 1 क्लोरो तो प्रोपाइल रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल या फिर फ्री रेडिकल। अब देखो होता क्या है कि हाई टेम्परेचर पे ये डिसोसिएट हो जाएगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये रिवर्सिबल है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? ये बन तो जाएगा लेकिन तुरंत डिसोसिएट होकर के इस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, लो टेम्परेचर पे नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। इस फ्री रेडिकल के कारण इसकी होमोलाइटिक फिशन होगी, ये क्लोरीन यहाँ अटैच होगा। तो क्या बन गया? CH3 CH Cl CH2 Cl प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये हो गया 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। हाँ, तो ये लो टेम्परेचर पे हो रहा है, लेकिन हम जब टेम्परेचर 500 to 600 डिग्री सेल्सियस में 773 K रखेंगे तो इधर नहीं जाएगा रिएक्शन क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे एलाइलिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ये इसके प्रेजेंस के कारण, इस फ्री रेडिकल के कारण ये जो हाइड्रोजन है इसकी होमोलाइटिक फिशन होगी। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये HCl निकल जाएगा। क्या होगा? -HCl और बन जाएगा एलाइल फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल। अब देखो, अब एलाइल फ्री रेडिकल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्लोरीन से ही रिएक्शन करेगा, चाहे टेम्परेचर हाई हो लो हो, चाहे क्लोरीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या कम हो, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर क्लोरीन नहीं है तो इसका वेट करेगा क्लोरीन का। क्लियर है? तो दूसरा क्लोरीन मोलिक्यूल
इसके प्रेजेंस में फ्री रेडिकल के कारण इसकी होमोलाइटिक फिशन होगी और ये इलेक्ट्रॉन एक इधर तो एक इससे अटैच हो जाएगा। और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, एक फ्री रेडिकल बनेगा, फिर चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, इससे चलता रहेगा। ये क्या हो गया? एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, या फिर 1 2 3 क्लोरोप्रोपीन, 3 क्लोरोप्रोपीन। सिनेरिटी में डबल बॉन्ड ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन इसको देंगे, सेकंड थर्ड। 3 क्लोरोप्रोपीन। अच्छा, इसमें करना क्या है? क्लोरीन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, तो इसलिए हम क्लोरीन का कांस्टेंट सोर्स एन क्लोरोसक्सिनिमाइड यूज करते हैं। अगर ब्रोमिनेशन कराना है तो एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड यूज करते हैं। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन या फिर एलाइलिक क्लोरीनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन क्या बोला? एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड यूज करते हैं, जो कि कांस्टेंट सोर्स ऑफ ब्रोमीन है। एक्सेस ब्रोमीन नहीं होना चाहिए अगर ब्रोमिनेशन करते हैं, एक्सेस क्लोरीन नहीं होना चाहिए अगर क्लोरीनेशन करते हैं। एल्कीन की हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, लेकिन क्लोरीन की या ब्रोमीन की कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए, इसलिए हम एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड या फिर एन क्लोरोसक्सिनेमाइड यूज करते हैं। तो क्या होता है? अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल, सपोज प्रोपीन ले रहे हैं, CH3, क्या हुआ? प्रोपीन। तो क्या करेगा? CH2H, इसकी होमोलाइटिक फिशन हो जाएगी और HBr निकल जाएगा और एलाइल फ्री रेडिकल बनेगा। ये हो गया एलाइल फ्री रेडिकल। अब HBr क्या करेगा? अगर हम एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड यूज करते हैं, क्या है? सक्सिनिक एसिड, CH2COH, इसकी एमाइड क्या हो जाएगी? इसकी एमाइड NH हो गई एमाइड, H को हटा दिया तो ये ब्रोमीन अटैच कर दिया, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। अगर क्लोरीन होगा तो एन क्लोरोसक्सिनिमाइड। अगर क्लोरीनेशन करवानी है तब एन क्लोरोसक्सिनिमाइड यूज करेंगे, जब ब्रोमिनेशन करानी है तो एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये क्या करेगा? रिएक्शन ये टूटेगा, यहाँ पे सक्सिनिमाइड बनेगा। क्या बनेगा? सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड बनेगा और ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन हटा और यहाँ से ब्रोमीन, तो ये बन गया ब्रोमीन। क्लियर है? अब ये ब्रोमीन क्या करेगा? इससे एलाइल फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा।
कि इस फ्री रेडिकल के कारण इसकी होमोलाइटिक फिशन होगी और ये बनाएगा एलाइल ब्रोमाइड। तो ये क्या हो गया, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, कांस्टेंट सोर्स ऑफ ब्रोमीन। तो एक्सेस ब्रोमीन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड यूज करते हैं। और क्लोरीनेशन का नहीं है तो एन क्लोरोसक्सिनिमाइड यूज करते हैं। तो ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन। तो एलाइलिक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम टर्शियरी हाइड्रोजन, उससे कम सेकेंडरी हाइड्रोजन, उससे कम प्राइमरी हाइड्रोजन और उससे कम विनाइलिक हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एलाइलिक हाइड्रोजन, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है एल्कीन की, और सबसे कम विनाइलिक हाइड्रोजन है। एलाइलिक हाइड्रोजन को होमोलाइटिक फिशन करके रिमूव करने में 77 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। टर्शियरी हाइड्रोजन को रिमूव करने में 91 किलो कैलोरी और विनाइलिक को 105 to 120 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, तब ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए एलाइलिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन विनाइलिक हाइड्रोजन। क्लियर है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन। हम इथीन लेते हैं और HX HBr HI कुछ भी हो तो एस्टिक एसिड सॉल्वेंट लेते हैं, एस्टिक एसिड, तो क्या बनेगा CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अब शुरू होने वाला है। अगर हम अनसिमेट्रिक एल्कीन लिया, ये क्या है प्रोपीन, अनसिमेट्रिक, यहाँ पे तो दोनों सिमेट्री है, यहाँ पे अनसिमेट्रिक है, इससे मिथाइल ग्रुप अटैच है, इससे नहीं है, प्रोपीन। अब क्या बनेगा, X इस पे जाएगा या X इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, ठीक है। तो क्या हो, 2 हेलो प्रोपेन, और क्लोरीन है तो 2 क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमीन है 2 ब्रोमोप्रोपेन, आयोडीन है तो 2 आयोडोप्रोपेन। इसका 2 पार्ट है। ये अगर हेट्रोलाइटिक फिशन होगा तो क्या होगा, H+ बनेगा और X- बनेगा। तो X- निगेटिव पार्ट जाता है उस कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम रहता है, और इसको बोलते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो पहले तो हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म, हाइड्रोजन हैलाइड का हेट्रोलाइटिक फिशन होता है, हेट्रोलाइटिक फिशन होता है। होमोलाइटिक फिशन के लिए जनरली हम पेरोक्साइड यूज करते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं।
या फिर हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, तब वो होमोलाइटिक फिशन होता है। हेट्रोलाइटिक फिशन में जनरली पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए एसिटिक एसिड में भी इसकी हेट्रोलाइटिक फिशन होगी। तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, जिस यहाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके साथ, और ये बन गया H प्लस और X माइनस। अब एल्कीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कौन करेगा, हाइड्रोजन आयन अटैक करेगा इस पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे, ये हाइड्रोजन आयन इस पे अटैक अगर करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, तब ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है सेकेंडरी कार्बन पे, तो हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा और 1 डिग्री केटायन बनेगा, जो कि लेस स्टेबल है। तो क्या बनेगा, CH3CH प्लस CH3, ये मोर स्टेबल है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, RDS। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में हैलोजन आएगा, हैलाइड आया और यहाँ पे अटैक करेगा। इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूप। निगेटिव पार्ट हुआ ऑफ द एडिंग मोलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये कार्बन है जिसपे एक ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट इस पे जाएगा। इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है, मार्कोनिकोव भी बोलते हैं और मार्कोनिकॉफ्स भी बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल भी बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल भी बोलते हैं। क्या है, निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मोलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीन्स जो एडिंग मोलिक्यूल है उसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। जैसे इसकी जरूरत पड़ती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नहीं तो सिमेट्रिकल एल्कीन में इसकी ज़रूरत, इस रूल की ज़रूरत नहीं है। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है प्रोपीन, तो HBr, केवल HBr ही, HBr HCl HI कुछ भी लो आप, तो क्या होगा, निगेटिव पार्ट ए हुआ, पॉजिटिव पार्ट ए हुआ, ये निगेटिव पार्ट इस पे जाएगा CH3 और पॉजिटिव पार्ट इस पे आया, ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, HCl होता 2 क्लोरो प्रोपेन बनता। ये आयोनिक मैकेनिज्म फॉलो करता है जो अभी हमने डिस्कस किया। आयोनिक मैकेनिज्म में क्या हो जाता है, फिर से कर देता हूँ। मैकेनिज्म इसका क्या होगा, HBr या HCl, इसकी हेट्रोलाइटिक फिशन होगी, हेट्रोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन या तो कोई फ्री रेडिकल उसमें डाल दो
या पेरोक्साइड डाल दो या हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन को प्रोसीड करो। नॉन पोलर सॉल्वेंट तो होमोलाइटिक फिशन होगी, फ्री रेडिकल बनेगा। और हेटेरोलाइटिक फिशन के लिए क्या है, पोलर सॉल्वेंट हो वो फेवर करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो दोनों एटम के बीच, वो फेवर करेगा। तो यहाँ क्या हो गया, हेटेरोलाइटिक फिशन होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की ज़्यादा है, इधर शिफ्ट हो गया बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ बन गया और ये ब्रोमाइड आयन बन गया। अब क्या होगा, एल्कीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये H+ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये बने या फिर ये बने। 1 डिग्री केटायन 2 डिग्री केटायन, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो ये नहीं बनने का, ये बनेगा, ये बना। अब इस पे क्या अटैक करेगा, ब्रोमाइड आयन, तो ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये आयनिक मैकेनिज्म है। अगर हम यहाँ फ्री रेडिकल ऐड कर दे या पेरोक्साइड ऐड कर दे तो एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट होगा। अगर हम पेरोक्साइड यूज करेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट देगा, जिसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। क्या है मैकेनिज्म, क्या है, ये हो गया पेरोक्साइड लिंकेज, ये हुआ पेरोक्साइड लिंकेज। तो पेरोक्साइड लिंकेज बहुत ही वीक होता है, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे ही ये डिसोसिएट होता है। इसलिए पेरोक्साइड को, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हुआ, उसको हम ब्लैक कलर्ड बोतल में रखते हैं, अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखते हैं। नहीं तो क्या होता है, धीरे 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 वो डिसोसिएट होते चला जाता है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा, होमोलाइटिक फिशन। ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही वीक बॉन्ड है। तो यहाँ से हुआ तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लिया, फिर बन गया C6H5 C O फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, ये CO2 इजली निकल जाएगा यहाँ से, इसकी होमोलाइटिक फिशन होगी और -2 CO2 ये निकल जाएगा, C6H5 फ्री रेडिकल बना। ये क्यों निकल जाएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड है। थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड मीन्स वो प्रोसेस जिससे सिस्टम की एनर्जी कम हो रही हो, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और CO2 रिलीज करेगा और फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, HBr, इस फ्री रेडिकल के कारण इसकी होमोलाइटिक फिशन होगी और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ये बेंजीन बन गए।
और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना। ये फ्री रेडिकल अब रिएक्शन करेगा एल्कीन से। तो क्या होगा, इसके कारण पाई इलेक्ट्रॉन की होमोलाइटिक फिशन होगी। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल है। अगर यहाँ अटैक करेगा तो 1 डिग्री बनेगा जो कि लेस स्टेबल है। तो ये रिएक्शन होगा, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये क्या करेगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल नेक्स्ट CH3 CH CH2 Br, ये फ्री रेडिकल HBr से रिएक्शन करेगा और इसकी होमोलाइटिक फिशन करेगा। होमोलाइटिक फिशन करेगा और H यहाँ अटैक करेगा। तो ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये फ्री रेडिकल बन गया, फिर ये बड़ा ब्रोमीन, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल, फिर ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करेगा, ये बनेगा। तो ये स्टेप चलता रहेगा, नहीं, ये ब्रोमीन यहाँ आएगा, इसको कन्वर्ट करेगा, फिर ये इसको कन्वर्ट करेगा। तो ये अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी, अब ये दोनों स्टेप होता रहेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, HCl की होमोलाइटिक फिशन नहीं होती है, इसलिए HCl क्रॉस इफेक्ट शो नहीं करता है। HI की आसानी से हो जाती है, बहुत ईजिली हो जाती है, लेकिन आयोडीन फ्री रेडिकल जो बनता है वो इतना अनस्टेबल है कि 2 आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन करके और आयोडीन बना देता है। इसका मतलब कि HI भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देता, केवल HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट देता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखो पहले। क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट प्रोपीन है, HCl पेरोक्साइड, क्या बनाएगा, प्रोपीन HBr पेरोक्साइड। HCl कुछ भी नहीं, एसिटिक एसिड। प्रोपीन HBr पेरोक्साइड और साथ में हाइड्रोक्विनोन, HBr पेरोक्साइड और साथ में डाइफिनाइलेमीन।
क्या होगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी HCl मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट देगा। क्यों? क्योंकि इसकी होमोलाइटिक फिशन नहीं होगी, तो मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट बनेगा। 2-क्लोरोप्रोपीन, 2-क्लोरोप्रोपीन मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट। ये HBr एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट देगा, खरास इफेक्ट। 1-ब्रोमोप्रोपेन, ये प्रोपेन है। एस्टिक एसिड ये देगा, यही सेम प्रोडक्ट देगा, मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट देगा। 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट देता है। लेकिन हाइड्रोक्विनोन और डाइफिनाइलेमीन ये क्या है, फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स है। ध्यान रखो, जेई में क्वेश्चन आने वाला है। हाइड्रोक्विनोन और डाइफिनाइलेमीन फ्री रेडिकल इनहिबिटर है, तो पेरोक्साइड रहेगा, फिर भी ये मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट देगा। ये हो गया 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है। अच्छा, पसंद आ रहा है लेक्चर तो सब्सक्राइब कर रहे हो, कर दिया करो अगर पसंद आता है वीडियो तब। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये ध्यान रखना, पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr देता है, HI क्यों नहीं देता है ये भी याद रखो, HCl क्यों नहीं देता है ये भी याद रखो। थैंक यू। एडिशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या बनता है, प्रोपीन लिया, CCl4 पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लिया मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी इसकी, क्या होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या सही है, सही है प्रोडक्ट कि नहीं, सही है कि नहीं प्रोडक्ट। अच्छा, ये प्रोडक्ट का नाम क्या है बताओ। 1 2 3 4 ब्यूटेन है। 1 पे 3 क्लोरीन, 3 पे 1, तो 1 1 1 3 टेट्राक्लोरो क्लोरोब्यूटेन। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, या बना है तो सही है कि नहीं, मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ में आएगा। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म पेरोक्साइड है, C6H5 ये पेरोक्साइड हो गया, ये पेरोक्साइड लिंकेज है ये, तो इसकी होमोलाइटिक फिशन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सॉलिड टेम्परेचर पे ही ये डिसोसिएट हो जाता है। C6H5COO फ्री रेडिकल जो बना, ये CO2 आसानी से रिमूव हो जाता है, थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड रिएक्शन है, स्टेप है। और ये C6H5 फ्री रेडिकल बचेगा, ये होमोलाइटिक होगी, CO2 निकल जाएगा और ये
फ्री रेडिकल बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल। अब ये क्या करेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन करेगा, C6H5 ये CCl4 से रिएक्शन करेगा। तो इसकी प्रेजेंस के कारण, इस फ्री रेडिकल के कारण एक क्लोरीन की ये होमोलाइटिक फिशन हो जाएगी। तो C6H5Cl C6H5Cl प्लस CCl3 फ्री रेडिकल बनेगा। क्लियर है? किसी को कोई एतराज, कोई प्रॉब्लम? ये फ्री रेडिकल एल्कीन से रिएक्शन करेगा। इस फ्री रेडिकल के कारण इस पाई इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, होमोलाइटिक फिशन हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, दूसरा इस कार्बन पे, तो ये अटैक करेगा इस पे, जिससे कि ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बने ज़्यादा स्टेबल। ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना और ये CH2 CCl3। क्लियर है? यहाँ फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड फॉर्म किया, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये फ्री रेडिकल बना। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन करेगा CCl3, तो इसके प्रेजेंस से इसकी होमोलाइटिक फिशन होगी और क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH Cl CH2 CCl3 प्लस CCl3 फ्री रेडिकल, ये CCl3 फ्री रेडिकल बनेगा। ये हो गया 1,1,1,3 tetrachlorobutate. This is the mechanism of the एडिशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू एल्कीन। तो सारा एल्कीन का रिएक्शन आज ख़त्म होता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 6 पार्ट में सारे रिएक्शन एल्कीन के ख़त्म हुए। थैंक यू।